देखो टोटल है ना 11 चैप्टर है, ठीक है। उसमें जो चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, ये चैप्टर इतने तुम करके जाओगे ना, इट विल कवर अप्रोक्सीमेट 60 मार्क्स पेपर। मतलब ये 5 चैप्टर में से ही तुम्हारा 60 मार्क्स जनरली आ जाता है। सबसे पहले आ जाओ चैप्टर 10 पे, आर्ट ऑफ राइटिंग ओपिनियन। ये चैप्टर का वेटेज है ना अराउंड 5 to 8 मार्क्स समझो, इससे ज्यादा नहीं है ये। अच्छा ये चैप्टर है ना, इसमें तुमको इतना कुछ लिखना नहीं है, मतलब 3, 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें तुमको कुछ लिखना नहीं है, बट बाकी के सब चैप्टर्स में ना तुमको बहुत ज्यादा ड्राफ्ट्स है। अब ड्राफ्ट मतलब ये लोग क्या करते हैं, कम से कम 3, 4 ड्राफ्ट तो समझ ही लो, आएगा ही आएगा। और ड्राफ्ट मतलब कैसा आएगा, बहुत रेयरली ये लोग सिचुएशन देते हैं और सिचुएशन के बेस पे तुमको ड्राफ्ट करना है, या कभी कभी सिंपली ऐसा बोल देंगे कि तुमको लीज एग्रीमेंट बनाओ, बराबर। तो तुमको पूरा लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो लीज एग्रीमेंट में डिटेल्स ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर कम से कम 8 से 10 पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, बराबर, ये पूरा लिखना है। ऑन एन एवरेज अगर तुम एक नॉर्मल एग्रीमेंट भी लिखने जाओगे ना, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 पेजेस, जिसका वेटेज होगा खाली 8 मार्क। तो ड्राफ्टिंग का पेपर है ना बहुत लंबा होता है, बिकॉज सब ड्राफ्ट लिखने, तुम 4 ड्राफ्ट भी लिखने बैठोगे ना तो ऑलमोस्ट 16 पेज तो तुम्हारे खाली ड्राफ्ट हो रहे, 16 पेज के, जिसका वेटेज होएगा ऑन एन एवरेज 30, 35 मार्क्स। तो सोचो तुमको टाइम कितना लगेगा, बराबर। तो ड्राफ्टिंग में ना थोड़ा स्पीड पहले से रखना पड़ेगा। और मैं उसमें बताऊंगा तुमको हेड पॉइंट्स कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज मेन तो सब कुछ हेड पॉइंट्स पे ही चलता ही है। अभी जैसे ड्राफ्ट हम लोग बनाएंगे ना, तो अभी जैसे समझो मैं लीज एग्रीमेंट अगर किसी को मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे दूंगा, तो जनरली मैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन डालता हूँ, तो जैसे मैं डालूंगा ड्यूरेशन, डिपॉजिट अमाउंट, रेंट अमाउंट, ठीक है, देन फर्निश है कि नॉन अनफर्निश्ड है, बराबर, देन कौन से पर्पस के लिए वो यूज़ करेगा। तो ये सब चीज़ें, एडवांस नोटिस एट द फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेसर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेसी। तो ये सब स्टैंडर्ड हम लोग है ना हेड पॉइंट्स याद रखेंगे ना, तो वो फटाफट ड्राफ्ट बनता है। बट ड्राफ्ट बनाने में है ना तुमको थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना कि तुम जब लिखने बैठोगे ना, काफ़ी टाइम ऐसा होता है ड्राफ्ट तुम लिख रहे हो, तुमको लिखना है खाली 8, 9 पॉइंट, लेकिन तुमको पॉइंट्स बहुत आ भी रहे हैं। तो आ रहे हैं ना, तो ऐसा मत करना कि 8, 10 पॉइंट के चक्कर में तुम 15 पॉइंट लिख रहे हो, अरे यार आता है तो लिखते हैं ना। बट तुमको 8 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, देर इज नो सेंस ऑफ राइटिंग 15 पॉइंट्स। भले आता भी रहेगा ना तो भी मत लिखो, अदरवाइज तुम 15 पॉइंट लिख रहे हो, 6 पेज का एक ड्राफ्ट बना रहे हो, और जिसका वेटेज है खाली 8 मार्क, उसका लॉजिक ही नहीं है कोई भी। तो वो सब चीज़ थोड़ा तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सबसे पहला है ना एक बेसिक चैप्टर है, दैट इज आर्ट ऑफ राइटिंग ओपिनियन। अब देखो ओपिनियन क्या होता है, तो समझो जैसे ये जनरली तुम्हारी फील्ड में अगर तुम प्रैक्टिसिंग सीएस बनते हो ना, तो ये ज्यादा काम का है राइटिंग ओपिनियन। अदरवाइज एज अ बोलते ना सीएस ऑफ वन कंपनी, इतना ज्यादा ये यूजेज में नहीं है तुम्हारे। बट अगर तुम प्रैक्टिस में जाते हो तो ये करना है। जैसे देखो होता क्या है, तुम्हारे पास है ना क्लाइंट आएगा कोई भी सिचुएशन लेके, और वो तुमको क्या बोलेगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन है मेरी कंपनी का, नाउ यू एडवाइस व्हाट आई कैन डू नाउ। तो तुम क्या करोगे, एक उसको वर्बल ओपिनियन दोगे, एक रिटर्न ओपिनियन दोगे। अब वो तुम्हारा लुकआउट है तुम कैसे दे रहे हो। अभी जैसे समझो मैं जब आर्टिकलशिप पे था ना, तो मेरे सर के पास है ना ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे। जैसे समझो एक डायरेक्टर था, तो सपोज उसको है ना कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट को, होता है ना 1% ऑफ नेट प्रॉफिट तुम एमडी को दे सकते हो, 3% इतना इनको दे सकते हो। अब उसको वो सब पता ही नहीं है, तो उसने बोला कि ऐसा मुझे देना है तो मैं कितना दे सकता हूँ, कंपनी लॉ क्या बोलता है इस पे। तो वो बंदा आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे को पूरा बता के दो, मेरी कंपनी में इतने डायरेक्टर हैं, ये पोस्ट पे काम कर रहे हैं,
मेरी कंपनी का प्रॉफिट इतना है, तो आप मुझे पूरा कैलकुलेट करके दो कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन गिव, और प्लस एक मेरे को एक बताओ कि कितना परसेंटेज किस चीज़ का मैं दे सकता हूँ। मेरे सर ने ना उसको ऐसे ही पूछा, कैसा चाहिए ओपिनियन। तो जनरली लोग है ना यही लेते हैं, वर्बल तो यार बाहर जाके भूल गया, फिर क्या करेगा वो, बराबर। तो वर्बल ओपिनियन हम देने के लिए दे देते हैं, बट वर्बल ओपिनियन में क्या होता है कि क्लाइंट को जब हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वर्बली, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, बराबर। तो क्लाइंट हमेशा क्या मांगेगा, डू वन थिंग, गिव इट इन अ राइटिंग फॉर्म। तो तुमने ना, वो बोलेगा ठीक है मुझे राइटिंग में ही चाहिए, और आप उसका जो भी प्रोफेशनल फीस है ना आप उसका चार्ज ले लो। वो पूरा तुमको सीएस राइटिंग में ओपिनियन देगा, ठीक है, और उसकी वो फीस लेगा। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द मैटर। जैसे जनरली डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स मीटिंग्स, एजीएम, बोर्ड मीटिंग, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स माने जाते हैं। तो इसमें है ना ये 4 पेज का ओपिनियन देने का, 4-5 पेज का ओपिनियन देने का 20,000-25,000 लोग ले लेते हैं, बराबर। तो वो क्लाइंट को हमने उस टाइम पे 2011 के आसपास वी चार्ज 12,000 रुपीज, 12,000 रुपया लिया, 4 पेज का ओपिनियन बना के दिया। और 4 पेज का ओपिनियन बना के दिया, उसने 12,000 पे किया, हमारा काम खत्म। हमने खाली एडवाइस दिया है उसको, ओपिनियन दिया है। बट ये देखो इसमें पैसा लिया तो चलो ठीक है, वो तुम्हारा काम है, तुम कमाओगे, तुम प्रोफेशनल हो, बट रिस्क देखो क्या है। जब तुम राइटिंग में दे रहे हो ना, इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन यू। मतलब तुमने लेटेस्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से ओपिनियन दिया होना चाहिए, जो करंट इंडिया में लॉ एप्लीकेबल है, बराबर। प्लस जब तुम राइटिंग में दोगे ना, तुम तुम्हारे लेटर हेड पे दोगे, और नीचे तुम तुम्हारा साइन करोगे एज अ सीएस, एंड यू आर राइटिंग योर मेंबरशिप नंबर एंड प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नंबर, ये भी तुमको लिखना पड़ेगा। और वो थप्पा अप्पा मार के साइन वाइन करके तुम उसको ओपिनियन दे रहे हो। अब वो ओपिनियन वो कल क्या करने वाला है, जो क्लाइंट लेके गया उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा, वो फॉलो करेगा। अगर उसने फॉलो किया और कोई भी अथॉरिटी ने उसको ऐसा बोल दिया ना कि व्हाट यू आर डूइंग इज एक्चुअली रॉन्ग, ये तो अनलॉफुल है, ये तो कर ही नहीं सकते, वो क्या बोलेगा, मुझे तो सीएस ने बोला है। तो बोलेगा बता सीएस कौन सा बोलता है तेरे को ऐसा करने को, तुम्हारा राइटिंग वाला ओपिनियन है, उसने दिखा दिया, तो तुम भी गए, क्लाइंट तो जा रहा है, साथ में तुमको भी लेके जाएगा। सो वेन एवर यू आर गिविंग एनी ओपिनियन, मेक श्योर दैट इट इज 100% एक्यूरेट। अगर 1% का भी गलती निकला ना, तो उधर ऐसा तुम नहीं बोल सकते अरे हाँ वो मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे नहीं पता था, ये आंसर उधर नहीं चलता है तुम्हारा। तो जो भी तुम बोलते हो, मेक श्योर दैट इट इज 100% करेक्ट। उसका फीस तगड़ा मिलता है, जैसे अच्छे अच्छे ओपिनियन पे तो लोग 50,000 1 लाख रुपए का भी फीस ले लेते हैं। बट सोचो रिस्क कितना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अगर उसने कुछ उल्टा इंटरप्रेट किया, चलो उसका उल्टा इंटरप्रिटेशन मेरे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर समझो मैंने कुछ उल्टा लिखा, आउटडेटेड लिखा, या मुझे ही कोई प्रोविजन सही तरीके से नहीं पता था, मैंने उसको मिस इंटरप्रेट करके लिख दिया, तो कल वो लायबिलिटी सब सीएस पे आती है। इसके लिए जब भी ओपिनियन लिखा जाता है ना, बहुत लोग सोच समझ के लिखते हैं। काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है, कोई प्रैक्टिसिंग सीएस जो नया नया स्टार्ट करता है ना, वो हैवी मैटर्स आते हैं ना बहुत तगड़े कॉम्प्लिकेटेड, वो लेते भी नहीं है हाथ में। बोलेगा साला फीस तो पैसा अच्छा मिल रहा है, लेकिन साला डिग्री दाव पे लग जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है, अगर तुमने ओपिनियन दिया गलत गया, इंस्टीट्यूट को कंप्लेन किया जाएगा तुम्हारा कि तुम्हारा मेंबर रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, तुम पे एक्शन होएगा वो अलग, लायबिलिटी क्रिएट होगी वो अलग। तो फालतू के पैसे कमाने के चक्कर में इज्जत भी जाएगा, डिग्री भी जाएगा, सब जाएगा। तो लोग ओपिनियन है ना बहुत सोच समझ के देते हैं। ये चीज़ सेम लॉयर्स भी करते हैं। लॉयर का काम कैसा होता है, वो लोग भी सेम ओपिनियन देते हैं सब कुछ, लेकिन इसके लिए लॉयर अभी आजकल क्या करने लगे, अपनी एक स्पेसिफाइड फील्ड पकड़ के बैठते हैं। कि अगर जैसे मेरा क्रिमिनल फील्ड है, तो मैं क्रिमिनल फील्ड में ही ओपिनियन देगा। तुम मेरे को सिविल का के पूछोगे, मैं नहीं देगा, बिकॉज जो चीज़ में मैंने कभी काम ही नहीं किया है, मैं उसका ओपिनियन क्यों दूँ जस्ट फॉर द मनी। और यहाँ पे खाली पैसे का बात नहीं है ना, साथ में क्या आएगा, लायबिलिटी भी आएगा, बहुत बुरी तरह से बैंड बजेगी। तो ओपिनियन राइटिंग बोलते हैं इसको। ओपिनियन राइटिंग कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, सामने वाला तुमको गोल गोल घुमा रहा है, तुमको ही पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको पूछना क्या है, तो तुम क्या लिखोगे।
तुमने सामने वाले को कोई चीज़ एक क्वेश्चन पूछी, उसने तुमको ऐसा बोला, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, उस पे तुम कमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिकॉज उसने तुमको नहीं बताया, तुमने एक अजम्पशन पे लिख डाला, तो कल तो कोई भी बोलेगा ऐसा तो हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा एज अ सीएस, अरे वो तो मैंने अजम्पशन पे लिखा। अजम्पशन पे क्यों लिख रहे हो? यू हैव टू राइट ऑन द फैक्ट्स ना, अजम्पशन नहीं चलता इधर। तो उसमें क्या लिखने का, बराबर? ओपिनियन गलत गया तो क्या हो सकता है, ये पूरा इसके ऊपर है चैप्टर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखो पहला, वर्बल में तो कल समझो मैं तेरे को ओपिनियन दिया, तूने अकॉर्डिंगली कुछ किया, मैं ऐसा बोलता, तूने जो किया वो गलत निकला, तू बोलेगी अथॉरिटी को कि इस पर्सन ने मेरे को रॉन्ग ओपिनियन दिया। बोला तेरे को ओपिनियन कहाँ दिया मैंने? तो बोलेगी ना वर्बल तो दिया था। बोला वर्बल मुझे तो पता नहीं, शायद तूने मिस इंटरप्रेट किया। वर्बल का तो कुछ प्रूफ भी नहीं है ना, लेकिन राइटिंग में तो तू वो डॉक्यूमेंट दिखा दिखा के मेरा इज्जत निकाल डालेगी। तो वर्बल का कुछ मतलब ही नहीं है, कोई वर्बल लेता भी नहीं है। और आजकल तो प्रोफेशनल्स भी इतने शाणे हो गए ना, कोई वर्बल लेने आता है ना, दे डोंट एंटरटेन एक्चुअली, बिकॉज वर्बल में तुम जनरली फीस नहीं ले सकते, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कम्युनिकेशन, तो उसमें कोई जनरली फीस नहीं मांग पाता है फिर। लेकिन इधर तो तुमको फीस भी मिलेगा, लेकिन फीस मिलेगा तो लायबिलिटी भी आएगा। ठीक है, तो उसमें देखो क्या लिखा है, इसमें मार्किंग करो फर्स्ट 4 लाइन्स एक्सपर्ट तक। उसमें देखो, a legal opinion is a written statement by the judicial offer or the legal expert based on the giver's professional understanding of the particular aspect of any matter based on the legal principle. A person might want to know the correct legal position on the matter of the interest or the likelihood of his winning a case if he initiate legal proceeding based on the information that he has supplied to the expert. वो पर्सन एक्सपर्ट को ओपिनियन पूछ रहा है कि दिस इज माई स्टैंडिंग, ये मेरा केस का सिचुएशन है, इससे मेरी विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी होती है, मेरा स्ट्रॉन्ग है कितना केस, वो मेरे को जानना है, तो लोग उसके लिए ओपिनियन मांगते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉमन पर्पस फॉर विच द लीगल ओपिनियंस आर सॉट। जनरली लोग ओपिनियन क्यों मांगते हैं? तो पहला देखो, लॉफुलनेस ऑफ द एक्शन। लॉफुलनेस ऑफ द एक्शन का मतलब ये जानना होता है क्या जो मैंने किया वो सही है ना, वो जानना मुझे, मैं ओपिनियन लेता हूं। दूसरा, लीगल कंसिक्वेंसेस, कि मैं कुछ तो कर डाला, अब मुझे कंसिक्वेंसेस जानने हैं कि अब कितनी लगेगी मेरी, तो वो मैं एक्सपर्ट को पूछ लेता हूं ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाए, भाई इतना तो बैंड बच जाएगा अभी। तीसरा, आंसर क्वेश्चंस, मुझे कुछ डाउट्स है मेरी सिचुएशन को लेके, तो मुझे क्लैरिटी चाहिए उसके ऊपर, इसके लिए मैं ओपिनियन लेता हूँ। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में देखो क्या लिखा है, समटाइम्स लीगल एन ओपिनियन हैज टू बी सॉट बिकॉज इट्स मैंडेटेड बाय द लॉ टू गेट द ओपिनियन आउटसाइड द लीगल एक्सपर्ट। जैसे कुछ चीज के लिए समझो सेबी की कोई अप्रूवल के लिए एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट मेरे को एक पीसीएसी दे सकता है, तो उसके लिए फिर भी मैं लीगल ओपिनियन लूंगा। देन कंप्लायंस, लॉ बोलता है कि तुमको ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना ऑडिट है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसा होता है, तो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देगा, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। देन प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड का मतलब क्या होता है, क्लाइंट है ना बहुत सेफ गेम खेलता है। क्लाइंट हमेशा क्या सोचता है पता है, कुछ भी करूँ ना, कल पता चला नहीं ये गलत है, बेटर है लेके करो ओपिनियन। कल कोई भी आके बोलेगा ना योर एक्ट इज रॉन्ग, दिस ओपिनियन एक्ट एज अ शील्ड फॉर मी, भाई दिखा देगा, देखो मैंने नहीं किया, किसने बोला, सीएस ने बोला, इसके लिए मैं कर रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। देन डिजाइन टू मिसलीड, उसमें देखो क्या लिखा है, समटाइम्स प्रमोटर्स ऑफ द unscrupulous scheme obtain as many opinion from the different expert as possible and the one which is favorable to their scheme of things। काफी लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग लोग से ओपिनियन लेते हैं, फिर जो अपने को लगता है ना ये अच्छा है मेरे लिए, तो उसको फॉलो करते हैं, तो काफी टाइम मल्टीपल ओपिनियंस भी लिए जाते हैं। देन टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, अभी जैसे समझो मैं किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सामने वाला पार्टी मेरे को बोलता है तुम्हारी ये रेटिंग है, ये है, वो है, ये मुझे किसी प्रोफेशनल से सर्टिफाई करके बताओ। बोला ठीक है, तो वो भी मैं करके दूंगा, तो उसके लिए भी मैं ओपिनियन लूंगा। एन एक आता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है, काफी टाइम कैसा होता है, अभी जैसे समझो ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है, अगर समझो मुझे कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है,
समझो मैं इसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट कंपनी ऑपरेशन एक्टिविटी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस, मुझे कुछ नहीं पता है, बराबर। बट मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बिकॉज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो पहले इसकी कुंडली तो निकालेगा ना मैं। अब कुंडली निकालने मुझे नहीं आएगा तो मैं किसको पकड़ेगा, सीएस को पकड़ेगा। और उसको क्या बोलेगा, इसका पूरा इसके कितने चार्जेस क्रिएट है, कौन डायरेक्टर्स है, कितने का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, प्रॉफिट कितना है, कितने साल से ऑपरेशन कर रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है क्या, ये सब मेरे को बताओ। तो सीएस पूरी अपनी टीम लगा के इसका पूरा हिस्ट्री निकाल के मेरे को देगा और एक रिपोर्ट बना के देगा कि ये कंपनी का ये सिचुएशन है। नाउ तुम डिसाइड करो क्या करना है। जैसे होता है ना, शादी करने से पहले लड़की लड़के का कैसा पूरा बैकग्राउंड ढूंढा जाता है इधर उधर से, दैट इज ड्यू डिलीजेंस। तुम कभी भी किसी के साथ कोई ऐसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में नहीं जाओगे। तो लोग ड्यू डिलीजेंस करवाते हैं, मतलब प्रोफेशनल से इन्फो निकालवाते हैं और फिर ढूंढते हैं कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए भी मैं ओपिनियन लेगा। हाँ, इसमें तो काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि क्लाइंट जब सीएस के पास जाता है ना और बोलेगा ना इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई वांट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ योर ओपिनियन कि मुझे जाना चाहिए इसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में कि नहीं जाना चाहिए। अभी जैसे देखो, रिलायंस ने हेमलेस खरीदा, तो उसने जब खरीदा था ना तो ऑब्वियसली उसने 10 लोग को पूछा रहेगा, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया होगा और एक्सपर्ट ने बोला होगा कि हाँ ये आप जा सकते हो, इसके लिए बंद बंद भाई साहब गया वो। अदरवाइज वो कभी बिजनेस में नहीं घुसता। तुम ही सोचो ना उसका टॉय बिजनेस से क्या कनेक्शन है, उसका बिजनेस सब देखो कैसे है और वो एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहा है। देयर इज नो लॉजिक एट ऑल। बीच में काफी साल पहले पता है रिलायंस फूड चेन में आ रहा था, बट ना बोल दिया उसको। जैसे ये है ना बर्गर किंग मैकडी, वैसे रिलायंस ऐसा लॉन्च करने वाला था। काफी मतलब हद तक उसने अनाउंसमेंट भी किया था, बराबर। लेकिन उन लोग के घर में ना एक ट्रेंड है कि वो लोग कुछ भी करते ना, कोई उनका एक पंडित है, उससे वो लोग पूछते हैं, वो हाँ बोलेगा ना तो करने का, वो ना बोलेगा तो नहीं करने का। तो पंडित ने उसको ऐसा बोला था, डोंट गो फॉर दिस बिजनेस। तो इसने पूछा क्यों। तो तैसी तुम बर्गर वर्गर बेचोगे, बराबर, उसमें तुमको नॉनवेज ऑप्शन भी देना पड़ेगा। तुम खाते हो नॉनवेज, जब तुम खाते नहीं हो तुम दूसरों को कैसे खिलाओगे। तुम्हारे कुछ रिलीजियस कंसेप्ट की वजह से तुम नहीं खा रहे हो ना, तो तुम नहीं खा रहे हो तो तुमको वही कंसेप्ट रिलीजियस कंसेप्ट बेचने को अलाउ करता है तुमको। तो वो चीज़ रिलायंस को लगा कि हाँ बात तो सही है, तो उन्होंने उसने अनाउंसमेंट के बाद कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं करूँगा और विड्रॉ कर लिया पूरा प्लान। चलो वो तो पंडित का सुन लिया, लेकिन सोचो अगर कोई प्रोफेशनल को पूछता और प्रोफेशनल ऐसा बोलता कि नहीं ये बिजनेस इंडस्ट्री तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, बराबर, तो फिर वो डेफिनेटली नहीं घुसता है। फिर वो काफ़ी सारे बिजनेस में घुसता है। तो वो सब पहले एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे उसने देखो जस्ट डायल खरीदा, अब वो पता है मेट्रो खरीद रहा है, वो शॉपिंग वाला है ना मेट्रो, होलसेल शॉपिंग मेट्रो, वो कुछ 2400 करोड़ में वो भी खरीद रहा है, 24 या 2800 करोड़ में वो भी खरीद रहा है। तो वो सब कैसा है ना, उसके लाइन ऑफ लेंथ वो बिजनेस में आ रहे हैं, इसके लिए भाई साहब एक के बाद एक के बाद एक्विजिशन कर रहा है। बट उसने वो बिजनेस को कभी स्टार्ट नहीं किया, अनाउंसमेंट के बाद भी विड्रॉ कर दिया था, बराबर। तो ये सब लोग ओपिनियन लेते हैं बिकॉज बिना प्रोफेशनल की ओपिनियन के आगे बढ़ना बहुत रिस्की हो जाता है बिजनेस। आज काफ़ी सारी कंपनी अमालगमेशन मर्जर में घुसती है ना, ऐसे ही नहीं घुसते, वो लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। जैसे मैं जो एक फॉर्म में था ना, हमारा तो काम ही था, मतलब हमारी एक टीम थी जो मर्जर अमालगमेशन पे काम करता था। मर्जर अमालगमेशन मतलब क्या, हमारा कोई क्लाइंट आके हमको बोलेगा हम इसके साथ है ना अमालगमेशन में जा रहे हैं, तुम बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हमारी पूरी टीम रिसर्च करती थी उस पर, किसके साथ अमालगमेशन में जा रहे वो, पोस्ट अमालगमेशन कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, सब प्रेडिक्शन रिसर्च मार्केट ट्रेंड, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ सब ढूंढते सब कुछ। और इतना एक्यूरेट डेटा निकालते थे ना, इतना एक्यूरेट डेटा निकालते थे ना कि हमारा डेटा 95-98% एक्यूरेट है। अगर मेरी फर्म ने ऐसा बोल दिया ना जाओ तुम अमालगमेशन में, बहुत बेनिफिट है, क्लाइंट आंख बंद करके जाता था, बराबर। और अगर हमारा फर्म बोल देगा ना मत जाओ, कभी नहीं जाता था कोई, बिकॉज उनको पता है इसने बोला मतलब कभी नहीं जानेगा। हाँ, ये रिसर्च का हम लोग 10-10 12-12 लाख रुपया फीस ले लेते थे,
बट 10-12 लाख फीस लेने का लॉजिक क्या है? तुम्हारा बिजनेस बचा के दे रहा हूँ मैं। पता चला हमने गलत एडवाइस दिया, तुम गए, तुम डूब गए, साला कल तो गाली दोगे मेरे को ही कि कैसा एडवाइस दिया प्रोफेशनल ने, साला बिजनेस डूब गया अपना। तो ये बहुत रिस्क है, तो काफ़ी लोग ये रिस्क नहीं लेते। अब जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज अमालगमेशन मर्जर में घुसती है ना, वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है कभी, बराबर। लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स कंपनीज होती है ना, ये लोग सब लोग बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कितना रिस्क वो लोग बोलते हैं ना लेने वाले हैं। तो ये सब के लिए ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी उसमें देखो टाइप्स ऑफ लीगल ओपिनियन। अब लीगल ओपिनियन है ना, 4 टाइप के होते हैं। कुछ लोग ओपिनियन है ना ट्रांजैक्शन पे लेते हैं, कि ये ट्रांजैक्शन मैं करूँ नहीं करूँ, ये ट्रांजैक्शन मैंने किया तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या आएगा, उस पे लेते हैं। कुछ लोग ऑन लॉ पे लेते हैं, कि लॉ क्या बोलता है इस सिचुएशन में। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे को विड्रॉ करना है प्रॉफिट, कितना विड्रॉ करूँ, लॉ का प्रोविजन क्या बोलता है, सेक्शंस क्या बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता, तुम बताओ। वो बोलेगा ठीक है, यू कैन विड्रॉ 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज अ चेयरमैन। बोला ठीक है चलो 1% ना मैं ले लेगा। बट वो भी बोलेगा ना नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करूँ, चलो वो भी बता दो मेरे को फिर। बिकॉज हो सकता है कंपनीज एक्ट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन का कुछ अलग ही फंडा है, जो अकाउंटिंग रूल्स में अलग होंगे। तो वो सब भी मैं लॉ पे ओपिनियन लूंगा। ऑन द फैक्ट्स, ऑन द फैक्ट्स में देखो क्या लिखा है। द थर्ड टाइप ऑफ द ओपिनियन इज वन विच इज द predominantly related to the facts. One is given a series of the statement and the documents and asks whether on the material there are a reasonable prospect of the prosecuting or defending the claim. कि मैं क्या करूंगा, सारे फैक्ट्स है ना मेरे लॉयर को बताऊंगा या सीएस को बताऊंगा, और उसको क्या बोलूंगा, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन पे फाइट कर सकते हैं क्या, ये सिचुएशन में मैं डिफेंस ले सकता हूँ क्या, ये सिचुएशन में कोर्ट मेरे फेवर में कुछ बोल सकता है क्या, ठीक है, ये जानना है मुझे। तो वो फैक्ट्स पे मैं ओपिनियन ले रहा हूँ। एंड लास्ट इज एविडेंस, मेरे पास कुछ एविडेंस है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ एविडेंस है, तुम्हारे लिए बहुत सॉलिड एविडेंस है, बट क्या पता एविडेंस एक्ट के हिसाब से उसकी वैलिडिटी कुछ भी नहीं है, तो तुमको वो जानना है अगर, तो उसके लिए भी तुम ओपिनियन ले सकते हो। तो वो हो गया ऑन द एविडेंस। ज्यादा है ना लोग फर्स्ट सेकंड पे जाते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा है ना लोग सेकंड पे जाते हैं लॉ पे। क्लाइंट है ना हमेशा आएगा, तुम्हारी सिचुएशन, मतलब तुम्हारे सामने सिचुएशन रखेगा और बोलेगा दो ओपिनियन, जो भी फीस है मैं देने को तैयार है। तो कोई ऑन द स्पॉट ओपिनियन भी नहीं देता है। जनरली पीपल, प्रोफेशनल पीपल टेक 2 to 3 days। तुमको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, तुमको थोड़े जजमेंट रेफर करने पड़ेंगे, क्या क्या हुआ है, कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट। जनरली काफ़ी लोग तो ऐसा करते हैं, किसी के पास ओपिनियन ढूंढते हैं। अभी जैसे मैं सीएस है, वो सीएस है, मैं उसको ऐसा पूछेगा, अरे ध्रुव ऐसा कुछ सिचुएशन आया था क्या तेरे पास, बोलता है, हाँ आया तो था, बट वो पुराना है, 2 साल पुराना। वाला दे तो सही, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अमेंडमेंट कर लूंगा मैं। एक हेल्प हो जाता है ना रेफर करने के लिए, तो लोग ऐसा भी बहुत करते हैं। इसके लिए ना प्रोफेशनल्स में है ना, जितने भी सीएस होते हैं ना, कभी भी किसी के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने का। यू नेवर नो कब कौन कहाँ कैसे काम में है, और ये तो मैंने बहुत देखा है। जिससे बात नहीं करते ना, हाँ इसकी ज़रूरत मेरे को कभी नहीं पड़ेगी, साला दिन ऐसा आएगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी तुमको। तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक चीज़ है, जैसे समझो तुम कोई कंपनी में एज अ सीएस जॉब कर रहे हो, तुम वहाँ से निकल रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड स्विच ओवर मारने का सोच रहा है, तुमने उसको बोला तू इधर आ जा, सॉर्टेड है, मैं तेरा जैक लगा दूंगा इधर पूरा, बराबर। तो अच्छा है ना, तुमको बैठे बैठे जॉब मिल रहा है। ऐसा इंटरनली बहुत लोग घुमाते हैं। प्लस आर्टिकलशिप में जाओगे ना, अच्छा काम करोगे ना, तो काफ़ी सारी कंपनी तो तुमको ही रिटेन कर लेगी। पीसीएस में जाओगे ना, तो जैसे मेरी वाइफ है ना, उसको वो जो पीसीएस के पास थी ना, उसका क्लाइंट था एसबीआई। तो ये एसबीआई का काम करती थी, तो एसबीआई का काम किया, फिर जैसे सीएस का डिग्री मेंबरशिप नंबर आ गया ना, तो एसबीआई सिक्योरिटीज करके जो है, उसकी सीएस जो है, उसने इसको बोला, क्योंकि मेरी वाइफ एसबीआई सिक्योरिटीज का सब काम देखती थी, तो उसने ऐसा बोला कि आई लाइक योर वर्किंग स्टाइल, जब मेंबरशिप नंबर आएगा ना जस्ट कॉल मी वंस। तो इसको याद था, तो मेंबरशिप नंबर आया, तो उसने मेरे को एक दिन बोला फ़ोन करूँ क्या, वो मैम ने बोला था ऐसा मुझे कि एक बार मेंबरशिप नंबर आएगा ना तो कॉल करना। बोला करके देख। तो इसने कॉल किया, तो उसने ऐसा बोला कि आर यू लुकिंग फॉर, मतलब कहीं और जॉब मिला क्या है। बोलते नहीं अभी तो जस्ट मेंबरशिप नंबर आएगा ना, आई विल अप्लाई। बोलते अप्लाई हियर, मुझे एक चाहिए असिस्टेंट सीएस।
और मैं तेरा इंटरव्यू तक करा दूंगी सब कुछ। इंटरव्यू तुझे मैनेज करना है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वो भी मैं तेरे को थोड़ा बहुत बता दूंगी। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गिव इंटरव्यू। तो इसने बोला ठीक है, दे के देखते हैं एक बार। तो इससे पूछा पैकेज। तो पैकेज का देख लेंगे ना हम लोग, तू पहले दे तो सही। तो क्रैक हो गई तो फिर पैकेज का पूछेंगे ही तेरे को, वो हम लोग देख लेंगे। तो इसने इंटरव्यू इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू पैनल में वो भी खुद बैठी है। हो गया सिलेक्शन, और ऐसे ही रख लिया। अदरवाइज ये लोग क्या करते पता है? और हाँ, इन लोग का एक प्रोसेस है कि ये लोग को न्यूज़पेपर ऐड देना पड़ता है वैकेंसी के लिए। तो इन्होंने न्यूज़पेपर भी ऐसा ढूंढा था ना जो कोई पढ़ता भी नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना वर्नाक्युलर लैंग्वेज, तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी जो लीस्ट पेपर बिकते हैं ना, उसमें दे दिया, कोई दिखता ही नहीं है। और फिर भी अगर कुछ लोग आ जाते हैं, 2-3 लोग तो आ जाते हैं, तो उनको रिजेक्ट मार दिया था। क्योंकि इसको इसका तो फिक्स ही था अपॉइंटमेंट कि बस इंटरव्यू क्रैक हो गया तो हो जाएगा। तो लोग कोविड में तड़प रहे, कोविड में इसको जॉब मिल रहा है एसबीआई का, और विद अ गुड पैकेज ऑल्सो। तो क्या बुरा है? बट कैसा है ना, क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखने का। प्रैक्टिसिंग में जाओ, जॉब पे जाओ, बिकॉज कब कौन कहाँ काम आएगा ना, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगा। बट हाँ, ये ओपिनियन जो है ना, ज़्यादा लोग लॉ पे ही लेते हैं, बिकॉज वो तुम्हारे पास आके सिचुएशन ही खड़ा करेगा। अभी जैसे देखो, ये मतलब मैं जब आर्टिकलशिप पे था ना एक एलएलबी के यहाँ पे, तो हमारा क्लाइंट था वॉक्स वेगन। बराबर, तुमको बोला था उसका, वो लोग कितना पैसा देते थे हमको, बट क्या काम करवाते थे हमसे। तो हमारा जो क्लाइंट था ना वॉक्स वेगन, वो वॉक्स वेगन में हम लोग को क्या करना है, हम महीने में एक दिन जाते थे। उसका पुणे में ऑफिस था। हफ्ते में एक ही दिन, सॉरी महीने में एक ही दिन जाना है हमको, खाली एक ही दिन। पर डे पता है हमको कितना मिलता था? 1 लाख रुपीज पर डे। और पता है करना क्या है? सुबह 10 बजे हम लोग, हाँ 10 साढ़े 10 को हम लोग पहुंचते थे। जिस दिन हम लोग आने वाले हैं ना, उसके एक हफ्ते पहले वॉक्स वेगन की पूरी ऑफिस में है ना, ये पता चल जाता है कि ये लॉयर आ रहा है। बराबर। सो यू हैव एनी डाउट, आस्क दैट फेलो, ही इज अवेलेबल फॉर एंटायर डे टिल इवनिंग 6 PM। तो हम लोग जाते थे सुबह 10 साढ़े 10 बजे, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके हम 11-11:30 को हमको एक कॉन्फ्रेंस रूम दे दिया जाता था। तो मेरा बॉस है ना, मेरे को पहली बार लेके गया ना, मेरे को बोलता है नेक्स्ट टाइम से ना तू अकेला आएगा इधर, तो आज देख ले क्या होता है, नेक्स्ट टाइम से तू हैंडल करेगा ये। मुझे लगा क्या ही होएगा, कुछ नहीं होएगा, देख लेंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, वो पूरा फ्लो बिल्डिंग है ना, 10 फ्लोर का है, मतलब 10 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग है, पूरा वॉक्स वैगन का है वो। हम लोग जहाँ बैठते हैं ना, कोई भी बंदा रैंडमली नॉक करके आएगा और क्या बोलेगा पता है? आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, आई हैव दिस डाउट, एज पर फेमा, एज पर आरबीआई, एज पर दिस एक्ट, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एज पर दिस एक्ट। कुछ भी रैंडमली कोई भी उठा के आता है, कैन वी डू दिस, और वो ऐसा खड़ा रहेगा। मतलब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम अब भी आंसर दे। और मेरा बॉस देता भी था। तुम उसको पूछोगे ना, एज पर सेक्शन 3 ऑफ फेमा कैन वी डू दिस, तो बॉस ऐसा नहीं, सेक्शन 3 फेमा क्या है पहले देखना पड़ेगा। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं बोला है वो बंदा। और वो ऑन द स्पॉट आंसर देता था। और अगर वो बोलेगा ना ठीक है सिट हियर, गिव मी योर ईमेल आईडी, आई विल जस्ट मेल यू कि तेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं अब भी मेल पे डाल देता हूँ, तेरे सामने डाल देता हूँ। और वो फटाफट टाइप करके डाल देता था क्वेरीज का आंसर ऑन द स्पॉट। अब हम जब जाते थे ना, हमको भी नहीं पता कौन सा आने वाला है। ये लोग कंपनीज एक्ट, फेमा, फेरा, आरबीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपटीशन, मोटर व्हीकल एक्ट, और एक दो है, इसमें से कुछ भी पूछते थे हमको। हमको भी नहीं पता है, बट हम रेडी होते थे। सेबी ये वो कुछ भी आएगा, मतलब तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते वो तुमको क्या पूछेगा। हाँ, बट इतना था कि हमको पता है ये 10-15 मेन एक्ट है, तो ये अच्छा आना चाहिए। हम पूरा 6 बजे तक बैठते थे ना, उसमें रैंडमली कभी भी कोई भी उठ के आता है। कभी कोई एचआर वाला आएगा, कभी कोई मार्केटिंग वाला आएगा, कभी कोई सेल्स वाला आएगा, कभी कोई एचआर की पॉलिसी लेके आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करना है क्या। तो ऑन द स्पॉट वो 30 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे, उसमें आंसर देते थे। और एक दिन जाने का महीने में, और 1 लाख रुपया, और शाम को जब निकलते थे ना, डिमांड ड्राफ्ट 1 लाख रुपए का हाथ में।
बस इतना करते थे हम लोग। तो जैसे उस दिन शाम को 6 बजे निकले ना उधर से, मैं गाड़ी में जैसे ही बैठा ना, मेरे बॉस के बोला मैं नहीं आएगा अकेला। बोला ऐसा थोड़ी कोई पूछता है, और व्हाट यू एक्सपेक्ट, मेरे को सब आता है। तो बोलते आना चाहिए ना, यही तो काम है अपना। वो बंदे को सोचो, कंपनीज एक्ट के 450 सेक्शन मुंह पे है, और तुम खुद भी, और खाली नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, ये देखने के बाद तो मेरे को लगता है उसको क्या क्या मुंह पे होएगा। वो बंदे को सब आता है, बट उसका वो 1 लाख रुपया लेता है। कभी कोई फेमा पूछता है, कभी कोई कुछ और ही पूछता है, किधर भी कुछ भी आता है। मोटर व्हीकल एक्ट का सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3। तो मेरा बॉस बोलता है कि अगर ये लेवल ऑफ नॉलेज है ना, तो ही ये सब इंडस्ट्रीज में सर्वाइवल होता है। अदरवाइज तुम ऐसा बोलोगे ना, आई हैव टू चेक, आई हैव टू लुक एट वंस, ये तो बोलता है वो कभी तुमको बुलाएगा भी नहीं। और वॉक्सवैगन में हम लोग जाते थे ना, उधर कंपलसरी ड्रेस कोड है ना, ब्लेजर कंपलसरी। तुम्हारा पोस्ट एक अकाउंटेंट का भी है ना, तो भी ब्लेजर कंपलसरी है, उसके बिना तो घुसते ही नहीं था कोई अंदर। बट फीस एक दिन का कितना, 1 लाख। हम साल में 12 बार जाते थे, 12 लाख रुपए लेके आते थे। बट एक ओपिनियन कभी उसने ऐसा नहीं बोला है कि तुमने गलत ओपिनियन दिया है हमको, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। इतना एक्यूरेसी, वो भी बिना पढ़े, और वो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो मैं मेरे बॉस को ऐसा बोलता था, इतना पढ़ते किधर हो, टाइम कैसा मिलता है तुमको। वो बंदे का तुम लाइफ देखोगे ना, मेरे को ऐसा लगता है इसकी लाइफ में ये एंजॉयमेंट कुछ है ही नहीं। वो सुबह उठता है ना 6 बजे, वो वर्कआउट करता है खाली 1 घंटा 6 से 7, वो 7 बजे पढ़ने बैठता है, 7 से 9 पढ़ता है, 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, 11 बजे ऑफिस आता है, 11 से 6 बैठता है, 6 7 कभी तो मैक्स 7 बैठता है, 8 बजे तक घर पे, 9 बजे डिनर विनर करके 9 बजे फिर से पढ़ने बैठता है, और वो 9 से 12 फिर से पढ़ता है, और 12 बजे सोता है, 6 बजे उठता है। चलो, उसमें देखो अभी नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ राइटिंग। अच्छा, क्वालिटी ऑफ राइटिंग में देखो क्या, आप फर्स्ट 3 पैराग्राफ मार्क कर लो। अच्छा, ये एक बार रीड करो, ये इजी है, ये जनरल थिंग है, क्वालिटी ऑफ राइटिंग, रीड करो एक बार खाली। क्या, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, फॉर्म एंड द एलिमेंट्स ऑफ द ओपिनियन लेटर। अभी देखो, जब भी लेटर लिखते हैं ना, ओपिनियन राइटिंग करते हैं ना, तो उसके ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि तुमको एक पर्टिकुलर वे से लिखना है। जैसे देखो, तुमको है ना, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, तुमको कभी कोई चीज बोलेगा ना ये लेटर लिखना है, तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन चालू किधर से करने का, है ना। तुमको जैसे देखो, मैंने जब एलएलबी करा था, मेरे घर में ऐसा बहुत कॉमन इशू था, सोसाइटी को खुद भी लेटर लिखना है ना, तू लिख। मेरा भाई तो कभी नहीं लिखता है, बोला तू लिखना, नहीं तू तो एलएलबी कर रहा है ना, तेरे को तो पता होगा कैसा लिखने का। बोला तो एलएलबी और इसका कोई कनेक्शन थोड़ी ना है, तो बोलते नहीं होता है। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, चालू किधर से करूं, बराबर।
तुमको कभी कोई बैंक बोलेगा ना ये लेटर आप लिख के दो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लिखने का कैसा। तो ये एक फॉर्मेट है कि ओपिनियन लिखते कैसे। सबसे पहला लिखना होता है इंट्रोडक्टरी मैटर्स। उसमें देखो क्या लिखा है, सच एज द डेट, आइडेंटिटी ऑफ द ओपिनियन रिसिपेंट, द रोल ऑफ द ओपिनियन गिवर गिविंग द ओपिनियन एंड द पर्पस फॉर विच द ओपिनियन इज गिवन। जो ओपिनियन ले रहा है ना, क्लाइंट का नाम, ये वो सब बेसिक इंट्रोडक्शन तुमको डेफिनेटली पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुमको लिखना है रेफरेंस में a general or a specific recitation of the documents and other factual and legal matters reviewed by the opinion giver, including in some instances a statement of reliance on the various factual assumptions। कोई चीज जो तुमको स्टोरी बताई गई है, वो स्टोरी का एक ओवरव्यू भी तुमको यहाँ पे रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। देन लीगल कंक्लूजन एंड क्वालिफिकेशन, फिर उसको इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ दिखाना है कि ये फैक्ट है बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये ऐसा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये ऐसा है। उसके बाद पिक्यूलियर मैटर, इसका मतलब होता है तुम्हारा ओपिनियन अबाउट दैट सिचुएशन, जो एक्चुअली क्लाइंट तुमको पूछ रहा है कि ये वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो तुमको ये वाले सेक्शन में लिखना है। एंड लास्ट में आएगा तुम्हारा सिग्नेचर। बराबर, ये प्रॉपर वे से जाना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, फिर फैक्ट्स बताने का, फिर उसको सेक्शन के साथ इंटरप्रेट करवाने का, फिर उसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है वो लिखने का, और लास्ट में साइन करने का। तुम पहला कंक्लूजन लिख रहे हो, फिर इंट्रोडक्शन किधर आ रहा है, फिर सेक्शन लिख रहे हो, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। हमेशा देखो तुम कभी भी कोई लेटर लिखते हो ना, तो पहले स्टार्ट करते हो, थोड़ा ब्रीफ देते हो, फिर एक्चुअल चीज लिखते हो, फिर लास्ट में उसको कंक्लूड करते हो। तो एक वे होता है, तो ये उस तरीके का ओपिनियन होगा और इसी तरीके से तुमको लिखना है। अब इसमें देखो हर एक चीज में थोड़ी डिटेल में चीजें लिखी है। इंट्रोडक्टरी मैटर्स में देखो क्या होता है, सबसे पहले टाइटल, जो हेडिंग होगा तुम्हारा, उसमें लिखना होगा तुमको ओपिनियन या तो एडवाइस। बोल्ड अंडरलाइन कैपिटल में होगा तो ज्यादा एडवाइजेबल है। देन तुमको लिखना है डेट और तुमको लिखना है एड्रेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डेट इज सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेट लिखने से ये पता चलता है ये किस दिन का ओपिनियन है, उस टाइम पे के एग्जिस्टिंग लॉज क्या होंगे। बराबर, अगर मैं डेट ही नहीं लिखेगा ना, तो उसका वो यूजेज कभी भी करेगा, वो 3 साल बाद यूज करेगा और बोलेगा देखो यही तो ओपिनियन है। तो बट डेट लिखूंगा ना, तो आई कैन से दैट ये उस डेट पे दिया था, उस डेट के लॉस के हिसाब से दिया था। अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। देन देखो एड्रेसी, एड्रेसी मतलब तुम किसके लिए लिख रहे हो, डायरेक्टर के लिए लिख रहे हो, शेयर होल्डर के लिए लिख रहे हो, कंपनी के लिए लिख रहे हो, तुम किसके लिए लिख रहे हो वो तुमको एड्रेसी में लिखना है। उसके बाद सेकंड आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया पूरा मैटर्स तुमको यहाँ पे लिखना है। देन आता है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में काफी टाइम ऐसा होता है, जैसे देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में ना कुछ कुछ डेफिनेशंस भी लिखा है, उसमें डेफिनेशन ऑफ फादर भी लिखा है, पप्पा का डेफिनेशन, पप्पा कौन होते हैं। तो जब तुम ओपिनियन लिखते हो ना, तुम कुछ वर्ड बार 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 यूज कर रहे हो, पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, देन यू हैव टू डिफाइन दैट वर्ड आल्सो, व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी, बिकॉज ऑर्डिनरी पब्लिक पावर ऑफ अटर्नी नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा लिखता हूँ डिपोनेंट, 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 तो डिपोनेंट मतलब कौन होता है, जो एफिडेविट साइन करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें लीगल टर्मिनोलॉजी एक नॉर्मल पब्लिक को नहीं समझेगा, तो उसको डिफाइन करो तुम लोग कि यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या लेना है। देन अंडरस्टैंडिंग फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। अच्छा, फैक्ट ऑफ द केस में भी देखो अंदर कैटेगरी है, रिलायंस ऑन द सर्टिफिकेट्स ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन अजम्पशंस। इसका मतलब देखो, जब तुम केस का फैक्ट लिखते हो ना, फैक्ट में तुमको पहले पब्लिक ऑफिशियल्स लिखना है। मतलब अभी समझो तुम्हारा क्लाइंट आके तुमको ऐसा बोलता है मैं ये कंपनी का डायरेक्टर है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, डोंट रिलाई ऑन हिज इंफॉर्मेशन। अब वो क्या बोल रहा है कि वो उसको कंपनी का डायरेक्टर है ना, तो जाओ उस कंपनी के एमसीए के पोर्टल पे, एमसीए के पोर्टल पे कंपनी का नाम डालो, एड्रेस देखो क्या है, वो जो दे रहा है वही है, डायरेक्टर्स का लिस्ट दिखेगा उसमें तुमको मास्टर डेटा में कंपनी में, वो देखो क्या वही है। हर बार क्लाइंट के ऊपर ऐसा फेथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग ओपिनियन, कल कुछ भी गलत हुआ तुम पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। इन ऑफिसर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, कल कोई डायरेक्टर बोलेगा ना देखो ऐसा है, मुझे तो मेरे को ऐसा बोल के अपॉइंट किया था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा था कि इतना पैकेज मिलेगा, बट अब मुझे दे ही नहीं रहे। आज देम दिखा वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी, मेरे को भी पढ़ने दे। बराबर, तो उसमें फिर काफी सारी चीजें तुम अजम्पशन पे मत करो, ठीक है वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है तो लिखा होगा, तुम देख लो ना एक बार,
वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि बेटर कि सही है कि नहीं। देन रिसर्च ऑन द रिलेवेंट केस लॉज, जब भी ओपिनियन लिखते हो ना ट्राई करो केस का रेफरेंस दो। केस का रेफरेंस देने से पता चलता है, देखो ये था ना राम जेठमलानी, राम जेठमलानी इसका इतना पावरफुल लॉयर उसको क्यों माना जाता था, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था, वो बंदा है ना आर्ग्यूमेंट कम रेफरेंस ज्यादा देता है। अगर सोचो मैं हाईकोर्ट में जज के सामने ऐसा बोल दूं ना कि हाईकोर्ट ने ही इस केस में ऐसा जजमेंट दिया था, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि मुझे भी ये चीज चाहिए। अब हाईकोर्ट अगर वो बोलेगा ना नहीं 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 ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो मतलब क्या हो रहा है पता है, मैं हाईकोर्ट को क्या बोल सकता हूं पता है, इसका मतलब तुमने वो उस केस में गलत बोला था, तो आज तुम तुम्हारी बात से घूम रहे हो। तो हाईकोर्ट कभी डिनाई नहीं कर पाएगा व्हेन यू आर्ग्यू ऑन द रेफरेंसेस। तो यहाँ पे वो हमेशा बंदा रेफरेंस पे आर्ग्यू करता था, वो जो बहुत सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिलता है, तुमको भी वो करना चाहिए। देन एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, तुम्हारा उस चीज को लेके ओपिनियन क्या है वो। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, तुम्हारे कुछ रिमार्क्स होंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना है तो ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, वो सब डालो। देन स्पेशल मैटर्स, ये मत पढ़ना स्पेशल मैटर्स। और लास्ट में आ जाओ नेक्स्ट पेज पे 450 पे, सिग्नेचर एंड यूजफुल डिस्क्लेमर्स, सॉरी यूजुअल डिस्क्लेमर्स। सिग्नेचर तो चलो नॉर्मल है, यूजुअल डिस्क्लेमर्स में देखो क्या होता है, डिस्क्लेमर कैन सेव द ओपिनियन गिवर फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड फॉर द मैल प्रैक्टिस if the opinion is wrong. Under the disclaimer, it is written that the opinion provided are based on the law as per the time of the drafting the opinion. Moreover, it is also indicated that the opinion is also based on the document and the facts provided. All the documents that the clients provided for the sake of drafting the legal opinion can be also listed. अब कोई बंदा मुझे ऐसा बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी ये है, मैंने उसको बोला दिखा तेरा कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के ऊपर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं पता है, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी दिया वो कैसा है, सही है, बट वो बंदा उसको मैनिपुलेट करके लेके आया, मुझे तो नहीं समझा है ना वो, और वो मेरा काम भी नहीं है। तो मैं उसमें लिखेगा कि देखो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी उसने मुझे दिए थे, कल उठ के मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया वो डॉक्यूमेंट फेक निकला, देन इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट दैट डॉक्यूमेंट इज करेक्ट और उसके ऊपर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज आता है, इतना इन डिटेल मत लिखना, बट सबका 4-4 5-5 लाइन लिखना पड़ेगा तुमको। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट इज थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ओपिनियन लेटर। जब तुम ओपिनियन लेटर लिखने बैठोगे ना, क्या चीज को दिमाग में रखनी है, पहला ओपिनियन दैट आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। उसमें देखो ओपिनियन गिवर्स आर हेल्ड टू सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ स्किल एंड केयर रेंडरिंग लीगल ओपिनियन, ऑल्दो द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर आर नॉट डिफाइंड, द ओपिनियन गिवर इज obligated misleading opinion scope and depth of the investigation. Moreover, lawyers are responsible for customary legal and the factual diligence in rendering legal opinion. इसका मतलब देखो, जब ओपिनियन देते हो ना, डोंट कंपेयर योर ओपिनियन विथ मनी। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने बोला 15,000 फीस लगेगा, ये ध्रुव मेरा क्लाइंट है, बोलता है अरे ये 15,000 बहुत है, इतना थोड़ी होता है, चलो एक काम करो 9,000 में कर डालो। अरे इतना आर्ग्यू किया ना, फिर मैं उसको 9,000 में ना नहीं बोल पाया। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या हो गया, छोड़ इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन 9,000 के लिए कौन करेगा, हट, लिख दो 4 पेज दे दो खत्म करो। ये एटीट्यूड से कभी भी ओपिनियन मत लिखो। तुम पैसे के कंपैरिजन में चले गए कि इतना पैसा कम दे रहा है तो इसके लिए इतना मेहनत मैं क्यों करूं, बट स्टिल तुम्हारी लायबिलिटी तो आनी ही वाली है ना, और लायबिलिटी फीस के हिसाब से नहीं लगेगा ना, वो तो तुम्हारे गलत ओपिनियन पे लग रहा है। ठीक है, देन इनएप्रोप्रिएट स्कोप, उसमें देखो इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अ नंबर ऑफ ओपिनियन वुड बी कंसिडर इनएप्रोप्रिएट because of their scope is not reasonably within the competence of the opinion giver or they are not just cost justified. Example of such opinion include the client is qualified to do business as a foreign corporation in all the jurisdiction in which its a property or activities require qualification of which the failure to qualify would have a material adverse effect on the client. The client is not a material violation of the any central state local law regulating or administrative of the ruling. देखो जब कोई ओपिनियन मांगने आता है ना, आई एम अज्यूमिंग दैट कि वो पर्सन जो ओपिनियन लेने आया है ना, या वो जो चीज के लिए मेरे को पूछ रहा है ना, मैं ये अज्यूम करूंगा ही इज क्वालिफाइड टू डू दिस, बराबर। अभी जैसे समझो कोई बंदा डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर के लिए कुछ ओपिनियन लेने आया मेरे पास, सो मिनिमम इंडिया में समझो एज लिखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 21,
सो आई एम अज्यूमिंग दैट व्हाट कि वो 21 है, मैं ऐसा नहीं लिखेगा इफ ही इज नॉट 21 देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल। वो तो बाय डिफॉल्ट एक कोई ओपिनियन ले रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि वो उस कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है। तीसरा देखो, कंफर्मेशन ऑफ द फैक्ट, नेगेटिव एश्योरेंस। क्लाइंट कभी भी इंफॉर्मेशन दे, मेक श्योर दैट उसको 10 बार वेरीफाई करो। क्लाइंट बहुत येड़ा बनाएगा तुमको, वो अपना केस स्ट्रांग बनाने के लिए, दिखाने के लिए तुमको गलत इंफॉर्मेशन भी दे देगा वो, तो उसकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कभी मत करो। भले वो कितना भी कॉन्फिडेंस में बोले ना, बस ना इतना ही भरोसा है ना मेरे पे, तुमको क्या लगता है मैं झूठ बोलेगा क्या? तभी बोल दो कि नहीं नहीं भरोसा है तेरे पे, बट स्टिल फ्रॉम योर एंड यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई। नेवर बिलीव ऑन द क्लाइंट। देन ओपिनियन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट लीगल अनसर्टेनिटी। काफी टाइम लोग ऐसा करते हैं, जो बोलते हैं ना, एक प्रेडिक्शन भी करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो तुमको अगर वो चाहिए तो वो भी तुम लिख सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो इस सर्कमस्टेंसेस में ये कंक्लूजन आएगा। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट और मिसलीडिंग ओपिनियन एंड द टाइम लिमिट ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कभी भी गलत ओपिनियन मत दो, फ्रॉड मत करो, ओपिनियन ऐसा मत दो कि घुमा घुमा के छोड़ दिया, क्लाइंट को पढ़ने पे भी नहीं समझ रहा है करने का क्या है मेरे को, ऐसा मत करो कभी, ठीक है। देन टाइम टू प्रिपेयर ओपिनियन लेटर। बोलते ना बहुत हार्ड एंड फास्ट ओपिनियन मत बनाओ, टेक टाइम, डू रिसर्च, चेक रेफरेंस केसेस, 4 लोग को चाहिए तो पूछ लो, मेक कंफर्मेशन, फिर ओपिनियन दो, बिकॉज एक ओपिनियन तुम्हारी डिग्री दाव पे लगा देगा फिर तो।